हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो मैं पूरे सारे लॉजिक कवर हो जाएं, किस टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ के साथ मैं सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो मज़ा आने वाले इस लेक्चर में, कंप्लीट देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो देखो 9th क्लास में हमने चैप्टर सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आपको मैंने लिख दिया 2x + 3y = 7 और आपसे कोई पूछे कि इसमें बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की कितनी वैल्यू होंगी। अब ये एक लाइन होती है तो सीधी बात है, मैं चाहूँ तो x को 1 रख दूँ, पुट x = 1। अब x को 1 रखा तो y कुछ आ जाएगा, फिर आपने x को 2 रखा फिर कुछ y आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने सीखा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कोई भी अगर एक लाइन है और आपसे अगर कोई ये पूछे कि कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक लाइन में। पेयर ऑफ लीनियर, देखो ये है लीनियर इक्वेशन, ये हमारी क्या हो गई, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पावर दोनों की 1 है। x और y जो वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 है, इसलिए हम लीनियर बोल रहे हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं x और y, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या हो, पेयर का मतलब हो गया 2। तो जैसे मैंने एक लिख दिया, सपोज करो 2x + 3y = 7, एक लिख दिया x + y = 6। ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये हो गया पेयर क्योंकि 2 इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करना है। अब देखो 2 लाइन मेरे पास हैं, सपोज करो एक पेन देने, जैसे सपोज करो ये 2 पेन हो गए मेरे पास, ये 2 लाइन है समझ लो। अब इन 2 लाइन में क्या कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं एक जगह ऐसे, या फिर पैरेलल हो जाएं, या एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप कर जाएं। 3 ही केस होते हैं। तो जब भी 2 लाइन हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 केस मिलते हैं। एक हमारा केस होता है इंटरसेक्टिंग का, दूसरा केस हमारा होता है ओवरलैप, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा होता है पैरेलल। अब सीधी सी बात है, हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक पॉइंट होगा ना। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू, तो एक पॉइंट मिलता है इंटरसेक्टिंग में। कोइंसिडेंट ओवरलैप कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और पैरेलल, ये कभी मीट ही नहीं करेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं जब लाइन पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। ये चीज़ क्लियर होगी सबको। तो एक हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आप ये बताओ, चेक करो कि लाइन किस टाइप की है, किस कैटेगरी में है। मतलब इंटरसेक्टिंग है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। हमने क्या क्या सीखा भाई, एक तो ये सीखा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, पेयर का मतलब हो जाएगा 2 लाइन है। अब ये 2 लाइन में क्या क्या हो सकता है, 3 ही पॉसिबिलिटी हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग को यूनिक बोल सकते हो, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। अब कोई भी लाइन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अगर 2 लाइन है तो हम कह सकते हैं a1 b1 c1, और दूसरी लाइन हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। x और y के कोफिशिएंट a1 b1 है, बाकी सब कांस्टेंट है c1। दूसरी लाइन में x और y का कोफिशिएंट a2 b2 है, और ये आपका c2 है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, तुम बताओ इसमें a1 क्या है 2, b1 क्या है, c1 क्या है 0 नहीं है, 7 को इधर भेजो। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 0 है ना। तो ऐसा हो सकता है कांस्टेंट टर्म हो या कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में हो सकता है, तो राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए,
0 होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसमें देखूं तो x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये पहली लाइन है। अगर मैं इस लाइन का a1 b1 c1 जानना चाहता हूं तो a1 हमारा हो गया 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन है। तो हम दूसरी लाइन से कंपेयर कर देंगे। तो तुम बताओ a2 क्या है इसमें, a2 ये दूसरी लाइन है, ठीक है 1, b2 क्या है 1, c2 क्या है -6, ये -6। सबको समझ में आ गया। आप लोग a1 b1 c1 निकालना जान गए ना, कैसे निकाला। अब इसमें पेपर में ऐसे आएगा, 2 लाइन लिख देंगे ये, और जैसे मैंने ये 2 लाइन लिखी हैं, और बोल देगा बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक है या क्या है। ठीक है, तो इनके रूल हमें याद रखने हैं। इंटरसेक्टिंग का रूल होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हो गया। इनफाइनाइट में क्या होता है, तीनों आपस में इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। और नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो ये 3 कंडीशन है। पेपर में अगर बोले कि किस टाइप का सॉल्यूशन है तो वो इस तरीके से आपको देखना होगा। ठीक है, रेशियो चेक करना होगा। ठीक है, अब इसमें इन 2 पार्ट में देखो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो इन दोनों पार्ट में जिसमें सॉल्यूशन आ रहा है मेरे पास, इन दोनों को कंसिस्टेंट बोल देते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता है इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब पेपर में अगर आ जाए चेक करो कि किसमें सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो समझ जाना वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, नहीं पैरेलल की बात कर रहा है। कोई बोले कि बताओ सॉल्यूशन किसमें कंसिस्टेंट है, तो वो यूनिक भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। याद रहेगा, कंसिस्टेंट में दोनों हैं, इनफाइनाइट या यूनिक, और इनकंसिस्टेंट में है नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब आते हैं कि भाई ये जो 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है इस टाइम सिलेबस में, वैसे और भी मेथड होते हैं लेकिन हमारे पास एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक होता है सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, एक है आपने एलिमिनेट करा। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है वो है ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, मतलब ग्राफ हमें बनाना हो, ग्राफ से सॉल्व करना होगा। देखते हैं, ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ सीधा। आपने ग्राफ पहले भी 9th में बनाया, तो बस अब हमें क्या करना होगा, एक साथ 2 ग्राफ बनाने होंगे। तो इसलिए पहले से ही पॉइंट निकाल लो किसी भी मेथड से, तो पता चल जाएगा आंसर आने के वाला है। उस हिसाब से हम आईडी ले लेंगे। देखो अभी समझ में आ जाएगा। अगर कहीं डाउट है तो बताना। जैसे हमारी एनसीईआरटी में देखें तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ग्राफिकल मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखो 3.1 क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी पहले तो हमें मतलब इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताना है, यानी एक्स और वाई बताना है, और वो भी ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे अगर मैं देखूँ फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boy and girls। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमने x ले लिए और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y ले लिया। लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x ले लिया,
नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने y ले लिया। अब क्या बोला था, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल अगर 10 है तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया। ठीक है, x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 10 के। ये मेरे पास एक फर्स्ट कंडीशन आ गई। और एक और कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। जो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स हमने क्या लिया, x लिया है, तो x जो है बॉय से 4 ज़्यादा है, तो x इक्वल टू क्या हुआ, y प्लस 4। किसी को डाउट बस ये आ जाता है कि ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, और बोला जा रहा है गर्ल्स ज़्यादा हैं 4 और आप ऐड कर रहे हो बॉयज़ में। ठीक है, बोला जा रहा है गर्ल्स ज़्यादा हैं और आप ऐड कर रहे हो बॉयज़ में, तो ये चीज़ कैसे क्लियर करें, गेट लगा देना। ठीक है, तो ये गर्ल्स हैं, इधर ही बैठ जाओ, इधर इस वाली चेयर पे। ठीक है, उधर नहीं, उधर बैग रख दो, बैठ उधर जाना। ठीक है तो गर्ल्स ये हैं, बॉयज़ ये हैं। बोला हमसे गया कि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं और लेकिन मैं बॉयज़ में ऐड करें। इसको ऐसे समझो, ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये लाइन बड़ी है, लेकिन जब मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, इक्वल टू का मतलब दोनों बराबर है, तो आप किसको बड़ा करोगे, तो यानी ये कम थे, लड़के कम थे, तो लड़कों में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो गर्ल्स के बराबर आ पाएंगे। क्या ये बात समझे? इसलिए आप जब भी इक्वल टू का साइन लगाते हो उल्टा करते हो। जैसे कहीं बोले कि फादर की एज डबल है अपने सन से, तो फादर की एज अगर एक्स है और सन की एज वाई है, तो बोला फादर की एज डबल है। अब अगर आप इक्वल टू का साइन लगा रहे हो तो डबल का साइन कहाँ करोगे, सन में लगाओगे। समझ में आया बात? तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी इक्वल टू होता है तो उल्टा हो जाता है, तो हमें फील ऐसा होता है कि उल्टा हो रहा है, कुछ उल्टा नहीं हो रहा है, हो तो सीधा ही रहा है। वही ये वाला केस, बड़ा ये छोटा ये, इक्वल टू कर रहे हो तो छोटे वाले को बड़ा कर रहे हो, जिससे बराबर हो जाए दोनों। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। अब ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हमें ग्राफिकल सॉल्व करना है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होगा, और उसके लिए एक्स एक्सिस और ये हमारी होगी वाई एक्सिस। चलो पहले हम कुछ पॉइंट निकालते हैं, इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स को 0 पुट करा तो वाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और y को 0 पुट करा x कितना आ जाएगा, 10। तो ये पॉइंट आ गया 10,0, ये आ गया 0,10। समझ में आ गया? 3 सबसे सेफ होता है, 3 पॉइंट निकालना सबसे सेफ होता है। आप 2 भी निकाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3, लेकिन ये कि कई बार स्कूल में बोलते हैं कि 3 निकालो, तो बेस्ट वैसे 3 ही होते हैं, लेकिन अभी हमारा सिंपल पॉइंट आया। मैं भी तीसरे का तरीका बता दूंगा, मैं भी 3 ही निकालूंगा, लेकिन शुरुआत में 2 कैसे करना है देखो। ये समझ में आ गया? चलो इस वाले पार्ट में देखते हैं, इसमें पॉइंट क्या आ रहे हैं। चलो x को 0 पुट करा, y कितना आएगा, x को 0 पुट करा, ये इधर पहुंचा -4, y को 0 रखा तो x4, तो ये पॉइंट आया 0, -4 और 4,0। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, एक तो पहली प्रायोरिटी यहाँ से क्या डिसाइड करना है हम लोगों को, पहले हमें ये देखना है 0 पुट करना है। मतलब पहले अगर हमें इंटीजर नंबर मिल रहा है, जैसे 10 इंटीजर नंबर है, सब ठीक है, बाई चांस x को 0 रखने पे सपोज करो मैंने ये ले लिया होता 2x + 3y = 7। अब अगर आप x को 0 रख भी दोगे तो y आएगा 7/3 फ्रैक्शन में, तो उसको प्लॉट कैसे करोगे, प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में लेना है। किस में लेना है? और सबसे बेस्ट है कि पहले 0 लो, एक बार x को 0, एक बार y को 0, एक बार x को 0, एक बार y को 0, पॉइंट आ जाएंगे। इन केस किसी क्वेश्चन में x को 0 पुट करने पे इंटीजर वैल्यू नहीं मिले तो फिर कुछ अलग लेना है, 1 2 -1 -3, मतलब फिर आपको कुछ और तरीके ढूंढने होंगे जिससे कि आपको इंटीजर वैल्यू मिले। जैसे इसमें देखो 0 पे नहीं मिल रहा मुझे इंटीजर, तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि ऐसा मैं क्या रख दूं जिससे मुझे इंटीजर वैल्यू मिल जाए। जैसे देखो इसी में अगर मैं बात करूं, x को अगर मैं -1 रखूं तो मिल जाएगा इंटीजर। कैसे? ये हो जाएगा -2 प्लस का 3y = 7, ये इधर पहुंच गया, 3y = 9 हुआ, तो y कितना आ गया? समझ में आया? ये बोल रहा हूँ। और कौन सा तुम बोल रहे हो, किसको, x को या y को? 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा, हाँ 4 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ढूंढने हैं आपको, फिर फिक्स नहीं है, फिर 0 नहीं रखोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो
अब आते हैं इन पॉइंट को प्लॉट करना है। जब पॉइंट आ जाए तो ये देख लो कि पॉइंट की रेंज क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। देखो 0 है, इधर 10 है, इधर 0 है, 4 है, यानी 10 मैक्सिमम है। वाई में देखूँ तो 0 है, -4 है, 0 है और ये 10 है। तो यानी 2 का अगर गैप ले लूँ तो 10 मेरा बड़े आराम से कवर हो जाएगा, या चाहूँ तो 1 का भी गैप ले सकता हूँ। मतलब 10 बॉक्सेस के अंदर आ जाएं चीज़ें तो बढ़िया है, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। तो ग्राफ पेपर में आपको पता है कि ग्राफ पेपर आपको मिलेगा तो आपको पता है कि भाई बॉक्सेस होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि 16-17 बॉक्स ले लिए, ख़राब हो जाएगा ना, बाहर भी जा चले जाओगे, पता चले उतना होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको रखना है 10 के अंदर अंदर कोशिश करनी। तो चाहो तो 1 का गैप ले लो या सीधा 2 का। तो अभी मैं हाईली एक्यूरेसी के लिए 1 का गैप ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मेरा एक्स में मैक्सिमम 10 है। ऐसी वाई में भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया इधर। समझ में आ गया इतना। अब आते हैं पॉइंट पे। पहला पॉइंट इस वाली लाइन का दे रहा हूँ 0,10 है। तो 0,10 कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट आ गया 0,10। और फिर क्या था 10,0, तो 10,0 हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी पहली लाइन आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर? अब आ जाओ दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन का क्या है सीन? 0,-4। तो 0,-4 तो वाई एक्सिस पे रहेगा, लेकिन -4 कहाँ आएगा? -1 -2 -3 -4। तो ये पॉइंट आया 0,-4। और कौन सा पॉइंट है? 4,0 है। 4,0 हमारा ये होगा। तो अगर मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करूं अब मैं अगर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करूं, दूसरी लाइन आ गई, तो ये जहां भी मीट करते हैं वो हमारा आंसर होगा। अब जैसे मुझे अप्रोक्सीमेट लग रहा है साइज से 7x हो रहा है और y साइज से 3 है, 7,3। मतलब जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। मैं तो रफ ही बना रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी लग रही है 7 और 3 है। तो इसका मतलब ये x है और ये y है, तो x मेरा 7 हो गया और y मेरा 3 आ गया। x मैंने क्या लिया था? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? 7। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 3। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। और बोला भी गया था 4 का डिफरेंस था। बात समझ में आ गई? तो सही है इसका मतलब, ठीक है। तो ये 7 और 4 है। अभी आप जिसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है सब्स्टिट्यूट करना, तो उसे वेरीफाई कर लिया करो। जैसे देखो मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। इस वाली इक्वेशन में मेरे पास एक्स की y + 4 है, इसको मैं यहाँ फर्स्ट में पुट कर दूँ तो यहाँ पे ग्राफिकल के साथ तुम एक और मेथड सीख ले रहे हो। मैंने एक्स को यहाँ पुट करा, y + 4 प्लस का y = 10। तो y + y 2y हो गया, ये 4 माइनस करा 6 हुआ, तो y कितना आ गया? 3। y को 3 रखोगे तो x कितना आएगा? तो वेरीफाई भी हो गया हमारा। देखो x 7 और y 3 तो आया है। तो पेपर में अगर ग्राफिकल मेथड आए तो आप पहले आंसर निकालने के बाद थोड़ा वेरीफाई कर लिया करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से। अभी मैं प्रॉपर और भी क्वेश्चन करवाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अभी ये इतना बेसिक समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, ठीक है, y और x आ जाएगा। क्लियर बात? समझ में आ गया? अब एक और बस लास्ट बात आती है कि नंबर बिल्कुल ना कटें कि सर पॉइंट कितने लें। मैं तो 2 ही लिए थे। अब जब आपका आंसर आ गया है, बस एक काम करो, कितने टाइम लगेगा? एक बॉक्स और बढ़ा दो, इसमें भी एक बॉक्स बढ़ा दो, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। कोई एक वैल्यू रैंडमली रख लो। मान लो x को मैंने 1 रख दिया, तो y कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पे रख लो कुछ भी एक रैंडम वैल्यू। क्या रख दूँ? y को 2 रख देता हूँ, चलो, तो 6 हो गया। थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट 1,9 आ रहा है ना, ये लाइन पे सही है कि नहीं है? 1,9 इसमें,
तो देखो x को 1 रखा, y देखो 9 ही तो आ रहा है, सही है। वेरीफाई कर रहे हैं बस हम। 6,2 दूसरी लाइन में x 6 और y 2 देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इसलिए बोला जा रहा है, कई बार होता ना कि हम मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कल ही कोचिंग में रिजल्ट आया था, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा माइंड उस तरीके का नहीं था, क्योंकि माइंड में कुछ और चल रहा था। तो हो सकता है ऐसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, बाई चांस आपसे मिस्टेक हो जाए और आपने गलती से, जैसे यहाँ पे 0 पे 10 लिखना चाहिए, गलती से भी 20 लिख दिया, 1 की जगह 2 बन गया। होता ना कभी कभी 4 - 1 करा, 3 होना चाहिए, 2 लिख दिया जल्दबाजी में। तो अगर कोई भी एरर हुई होगी सॉल्व करते टाइम, तो सीधी सी बात है वो तीसरा पॉइंट जो तुम चेक कर रहे हो ना वो लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लाइन सही बनी नहीं है। तो सीधी बात है कोई दूसरा पॉइंट आप पुट करोगे वो लाई नहीं कर रहा होगा। जैसे अभी हमारा मान लो कुछ गलत बनता, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ गलत होता हमारा, तो 1,9 हमारा ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको लाई करवाता तो वो पक्का लाई करता ही नहीं, क्योंकि लाइन ही गलत है। समझ रहे हो? तो तीसरे पॉइंट का इतना सा रोल आप रखो, बनाओ 2 से, बस तीसरे से वेरीफाई कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर 3 पॉइंट में क्या है ना, काफ़ी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे? शुरुआत में फिर 3 पॉइंट के पीछे पड़ गए और फिर तीनों को प्लॉट करना कहीं से समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा। 2 सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा दिखाने के लिए बस कर लो, जैसे मैंने करा ना, 2 से पूरा बराबर बना लिया, वेरीफाई भी हो गया मेरा और टीचर को भी दिख गया 3 पॉइंट है। आया सबको समझ में? तो सेफ भी खेल लिया और एक्यूरेसी भी हो गई और ज़्यादा माइंड पे प्रेशर भी नहीं पड़ा। क्लियर होगी बात? तो ग्राफिकली आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। समझ में आ गया? तो अभी आप कोशिश करो सीखने का, नोट वोट नहीं कर पाओ ज़्यादा, घर में जाके नोट कर लेना, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। देख पा रहे हो ना पीपीटी मिलती है ना, देखते हो कभी घर जाके कुछ? हाँ, तुम ग्रुप में ऐड हो? ड्राइव का लिंक रुक जाओ मैं दोबारा से डाल ही देता हूँ, फिर भूल जाएंगे। तो 1 मिनट, जाओ। ठीक है, शेयर कर दिया, अब दिख जाएगा ग्रुप पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अभी लाइन चला तो 5 वाला भी देख लेंगे, ठीक है। देखो अब जो इसका फर्स्ट हो गया, ऐसी सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ग्राफिकली करना है, तो इसको आप ट्राई करेंगे। अब देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या लिखा है? ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, जो मैंने बताया था ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, उससे चेक करना है कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। समझ रहे हो? तो एक बार एक काम करो, करके दिखाओ इसका थर्ड पार्ट। बताओ थर्ड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट का आंसर क्या है। आप ही लोग रेशियो चेक करो और जो मैंने आपको रूल लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या है। हाँ, क्या पानी लेके नहीं आए हो? आधे घंटे के लिए पनिशमेंट है, नहीं जाओगे, आधे घंटे बाद भेज देंगे। बोतल लेके आइए, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट में अगर मैं देखूं 6x - 3y + 10 = 0 है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये अगर A1x + B1y + C1 से कंपेयर कर दूं, और दूसरी जो लाइन है मेरे पास उसमें आपके पास है 2x - y + 9 = 0, तो इसको कंपेयर कर दूं A2x + B2y + C2 = 0 से, ठीक है। तो A1 हमारा 6 हो गया, ये अब तो चलो सीधा निकालते हैं, हमें रेशियो निकालने होते हैं, A1/A2 निकाल रहे हैं। तो A1 हमारा 6 है, A2 हमारा 2 है, कितना आ गया 3। B1/B2 निकालते हैं, ये है -3 और ये है -1, तो ये भी 3 आ रहा है। फिर C1/C2 करा, ये 10 है और ये 9 है, तो ये तो 10/9 ही रहेगा ऐसे। तो ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, तो ये तो कौन सी कंडीशन थी? नो सॉल्यूशन की थी। ये कंडीशन क्या है? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसमें आ गया नो सॉल्यूशन, यानी इसमें फिलहाल नो सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं हुआ, पैरेलल यूज हुआ है, तो हम पैरेलल लिख देंगे। पेपर में 2 तरीके से पूछता है, पैरेलल पूछ सकता है या नो सॉल्यूशन पूछता है, एक ही बात होगी। पेपर में इंटरसेक्टिंग लिखा होगा या यूनिक सॉल्यूशन लिखा होगा, एक ही बात होगी। समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ?
तो और पेपर में ऐसे दिखाना है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं A1/A2 B1/B2, ऐसे नहीं। जैसे मैंने करा, पहले A1/A2 निकाल दिया, B1/B2 फाइंड आउट कर दिया, C1/C2 फाइंड आउट कर दिया है, फिर लिखना है जो भी रिजल्ट आया है। ठीक है, हाँ पैरेलल पूछा ना तुमसे, तो तुमसे जो पूछा तुम वो उसके हिसाब से लिख दोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट सेम है। देखो इसमें क्या है, फिर से रेशियो निकालना है, इस बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो कंसिस्टेंट का क्या क्या था, तो उसमें एक तो यूनिक सॉल्यूशन, क्या तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन था और एक उसके बीच वाला था इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यूनिक और इनफाइनाइट दोनों को ही कंसिस्टेंट में बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर निकालोगे, अगर यूनिक है या इनफाइनाइट तो बोल देना कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सेम तरीके से रेशियो चेक करना है। फोर्थ में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। अगेन आपको पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली मैंने सॉल्व करवाना सिखा दिया आपको। ठीक है, तो वो उससे कर लोगे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में डाउट था, फिफ्थ क्वेश्चन में है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल ले लिया, इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने x ले लिया, विड्थ को y ले लिया। ठीक है, अब क्या बोला था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, यानी x की बात कर रहा है, 4 मोर देन इट्स विड्थ। तुम बता सकते हो x और y में ये क्या कंडीशन दे रखी, मैं क्या लिखूं x और y, बताओ, पढ़ो ये लाइन, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, बताओ। सबको समझ में आ गया, सही है। अभी बताया था x 4 ज़्यादा है तो यहाँ पे 4 ऐड करना है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया, पहली कंडीशन हो गई हमारे पास। दूसरी कंडीशन में क्या था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर किसके इक्वल है, 36 के। लैंग्वेज में थोड़ी फंसा रखा लेकिन समझो पूरा। देखो इसमें लिखा था हाफ ऑफ द पेरीमीटर, कॉमा लगा दिया, यहाँ पे बीच की बीच लेंथ और विड्थ की कंडीशन दे दी, फिर बाद में बोला इज, यानी ये जो था हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज, यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो था 36। लैंग्वेज समझ लो, पेरीमीटर का हाफ है 36 और लेंथ और विड्थ में ये रिलेशन था। समझ में आ रहा है सबको। चलो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ कितना होता है, हाफ, ये तो हाफ है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 36, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू, देखो आगे तुम्हारे पास दो कंडीशन, एक ये है और एक ये है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, 2 पॉइंट। ठीक है, देखो 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे इसमें पॉइंट मुझे लेना है, तो अगर मैंने x को 0 रखा तो y क्या आएगा, -4, y को 0 रखा तो x, तो ये तो बहुत सिंपल पॉइंट आ गए, 4, 0, 0, -4। इसमें बताओ क्या पॉइंट लिया जाए, 0 लेंगे 36 आ जाएगा, और इसको 0 लिया तो ये 36 आएगा। गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 4 था, सीधा यहाँ क्या पहुँच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का गैप ले लेंगे, क्योंकि अच्छी बात ये है कि 4 की टेबल में 36 आता है, समझ रहे हो, तो 4 का गैप ले लेंगे, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे। अब देखो चलो ग्राफ बनाते हैं इसके, इसी पे तो जैसे ये तुम्हारा सारा पॉजिटिव ही है ना, उसे एक नेगेटिव है ना, तो इधर से स्टार्ट कर देते हैं इसे। तो मैंने 4 का गैप लिया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, और y में भी 36 है, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 सही है ना। अब पहले चलो इसकी बना लेते हैं। हेलो 0, ये पॉइंट क्या है, 0,36, ये क्या है 36, 0। 36, 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा, और 0,36 ये हो गया। तो पहली लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो वो हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है,
दूसरी लाइन देखो ये है 0 -4, तो -1 -2 नहीं सॉरी -4 सीधा लेना पड़ेगा ना, -4 सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 4 का गैप चला रहे हो ना। तो 0 -4 हमारा ये हो गया, और 4 देखो ये हो गया 0 -4, और ये पॉइंट जो है वो हो गया 4, तो इन दोनों से ज्वाइन करा, ये लाइन आ गई। तो ये लाइन कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे। अब आप प्रॉपर ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा x कितना है और y कितना है। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेता हूँ। कैसे? मेरे पास ये एक केस है ना, एक ये है और एक मेरे पास ये है। कैसे सॉल्व करूँगा? ये रफ वर्क समझ लो अभी हमारा, मतलब पेपर में ग्राफिकल मेथड है, तो मैं रफ वर्क करके एक्स वाई निकाल के रख लेता हूँ, पता भी चल जाएगा हमारा ग्राफ सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो x की वाई प्लस 4 है, रखो इस वाली इक्वेशन में x की वाई प्लस 4। हमारे पास x प्लस वाई 36 है ना, x को रख दो y प्लस 4, तो y प्लस वाई हो गया 2y। 36 में 4 चला गया, कितना आ गया? 32। तो y कितना आ गया? y आ गया 16। अब y को 16 रखा, 16 प्लस 4, x कितना आ गया? 20। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आई? बताओ। x 20 y 16, तो देखो कहाँ पे, देखो x को रखा y प्लस 4, तो y और ये y मिलकर 2y आया ना। हाँ समझ में आ गया? x आ गया, y आ गया। अब x की 20 आनी चाहिए थी। देखो हमारी अप्रोक्सीमेट, मतलब पूरा तो सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर देखो हल्का सा तिरछा हो रहा लाइन, लेकिन आ रहा 20 और y बोलूँ 16 आ रहा है, तो देखो y तो सही है। समझ में आ गया? तो मैंने वही बोल रहा हूँ, आप ग्राफ ये बनाओगे तो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगा। अब ये थोड़ा रफ फिगर ऊपर थोड़ा नीचे हो जाता है, तो ये पॉइंट हम कहेंगे हमारा आएगा 20, 16। क्या आएगा? तो मैं कहूँगा x 20 है और y हमारा 16 है, इसका मतलब है लेंथ 20 मीटर हो गई और विड्थ हमारी 16 मीटर हो गई। सबको समझ में आ गया? जब सब कुछ कर लिया, अब चाहो तो एक रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लो। मैंने कहा ना लास्ट में आप अपना एक बॉक्स बढ़ा दो, लो मैंने यहाँ पे रख दिया, y को रख दिया 1, तो x कितना हो गया? टीचर भी खुश कि बच्चे ने तो 3 पॉइंट लेके करा है, कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, और तुमने कैसे करा है? ठीक है, तुम्हें जानते हो। यहाँ पे देखो, रख दो x को 4 रख दो, तो ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ओके सर, क्योंकि हमने तो पहले से वेरीफाई कर ही लिया, आंसर आ रहा था, तो हमारा ग्राफ वैसे भी सही था। ठीक है, तो और चेक भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप पूरी तरह से मतलब श्योर हो गए कि अब आपके नंबर नहीं कटने वाले। क्यों? 3 पॉइंट भी ले लिए, ग्राफ तो बना ही दिया था। समझ में आया सबको? तो तीसरे पॉइंट का खेल समझ में आया? अच्छा, शुरुआत में 3 पॉइंट लेता तो क्या है, ये पॉइंट लो, फिर इसको भी तुम मार्क करने में फंसोगे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। लेने को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है, तो कुछ क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड के इस तरीके से हैं, बस 2 और हैं, देख लेते हैं इनको भी। हाँ जी, इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन ना, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। इसे बोला गिवन दैट द इक्वेशन दिस, राइट अनदर लाइन। हमें कोई दूसरी लाइन लिखनी है जो रिप्रेजेंट करे इंटरसेक्टिंग लाइन को। मतलब आपको एक तो लाइन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और लाइन लिखनी है फर्स्ट पार्ट में जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग क्या कंडीशन है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बस कुछ भी ले लो नंबर, जैसे मान लो मैंने इधर 3x लिख लिया, तो यानी ये रेशियो कितना आएगा? 2/3। तो ये 2/3 नहीं आना चाहिए, कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो मैंने 7 लिख दिया, बिल्कुल अलग लिख दिया, अब कभी नहीं आएगा सेम। समझ रहे हो? ये 2/3 होगा, ये 3/7 नहीं आएगा सेम। कांस्टेंट में कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले पार्ट का समझ में आ गया कैसे लिखा? सेकेंड ने बोला पैरेलल लिखो, तो पैरेलल में क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलो अब मैंने 2/4 कर दिया, मतलब
ऐसे करा तो A1/A2 कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 आना चाहिए, तो 3 2 6 होता है, तो क्या मुझे 6y लेना पड़ेगा। अब ये 1/2 है, ये 1/2 नहीं आना चाहिए, बस अजीब गरीब नंबर ले लो, 13 लिख लो, कभी ना आए 1/2, सर ले दिए 13 ले लिया, कभी ना आए 1/2। अब थर्ड पार्ट बोला कोइंसिडेंट लिख दो, कोइंसिडेंट में मतलब रेशियो सारे सेम आ जाने चाहिए, तो 2 का डबल कर दो 4x 1/2 हो गया, 3 का डबल कर दो, इसमें तो क्या करो डबल या ट्रिपल कर दिया करो, सबसे बढ़िया है ना। 2 का डबल करा 4 आया 1/2, 3 का डबल 6 कर दिया, 8 का डबल 16 हो गया, आ जाएगा सब में 1/2। अगर सब में 1/2 आ रहा है तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताओ क्लियर हुआ। क्या चीज, हाँ इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। थर्ड वाले में हम ये भी तो ले सकते हैं 2x + 3y - 8 को भी तो ले सकते हैं। हाँ सेम भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हमने थोड़ा अलग ले ली, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो पैरेलल और कोइंसिडेंट में मतलब इनफाइनाइट में क्या करो 2 का मल्टीपल ले लो, 3 का मल्टीपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेलल वाले में थोड़ा ये वाला नंबर अलग होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, इसमें ट्राइंगल फॉर्म होगा 2 लाइन से। बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। तो x - y + 1 = 0 है, x - y + 1 = 0 एक लाइन, और दूसरी लाइन मेरे पास है 3x + 2y - 12 = 0, x और y। चलो x को 0 रख दिया, y कितना आएगा -1 है +1 1 आएगा, और y को 0 रख दिया तो x कितना आएगा, तो ये पॉइंट आ गया -1, -0, ये 0, 1। समझ में आया। चलो ऐसे इसमें कर लेते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। x को 0 पुट करा, y कितना आएगा, y को 0 पुट कर दिया तो x कितना आएगा 4 आ जाएगा ना। तो ये पॉइंट आया 4, 0, 0, 6। नंबर बहुत बड़े नहीं है, 4 है 6 है और 1 है, तो 1 1 का ही गैप लो, ठीक है, तभी ग्राफ अच्छे से बनेगा, नहीं तो चले 6 एक में ही आ गया, ठीक है। तो एक एक का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर 4, 0 है। चलो और y में क्या आ रहा है 0, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। चलो जिससे कि क्या होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस लोगे तो ग्राफ एक्यूरेट बनेगा ही नहीं। रीजन क्या है कि ये जो ग्राफ का सिस्टम आया ना, ये फिजिक्स से आया कि जैसे इक्वल विड्थ पे इक्वल इंटरवल, जैसे आपने वो डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन का पढ़ा होगा डेफिनेशन, हाँ यूनिफॉर्म रहना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो स्लोप गड़बड़ हो जाएगा, और स्लोप गड़बड़ होगा तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आंसर गलत आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम विड्थ जितनी एक्स में लेंगे उतनी वाई में लेनी है, ठीक है। अब आपका ये हो गया, इधर आ गया। अच्छा अब आते हैं पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0, 1 0, 1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 0, 1 हो गया। फिर आपका -1, 0, तो -1 तो देखो इधर होगा x के नेगेटिव, ये पॉइंट होगा -1, 0, ठीक है। तो 0, 1 और -1, 0 से पहली हमारी जो लाइन आई वो तो ये आ गई। समझ में आया। अब दूसरी लाइन क्या थी 0,6, तो 0,6 यहां होगा, 0,6 होगा यहां, और 4,0 हो जाएगा यहां। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आया समझ में, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर आप देखो तो 2 और 3 मुझे लग रहा है कुछ ऐसे, तो ये आप ग्राफ पे बनाओगे तो 2,3 आ जाएगा, नहीं तो आप इनको सॉल्व कर लो रफ वर्क में, और सॉल्व करना भी सेकंड एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, अलग अलग मेथड से सॉल्व कैसे होता है, ठीक है।
अब क्या बोला था हमसे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस ये हो गई, लाइन हमारी ये हो गई, तो क्या हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है एक? बताओ सबको समझ में आ रहा है? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो मुझे वर्टेक्स बताने थे, तो ए के वर्टेक्स क्या है 2,3। वो आप देख ग्राफ पे देख लोगे ना जब एक्यूरेट, तो 2,3 आ रहा होगा। सेटिस्फाई करवा के देख लें। एक्स को 2 रखा, वाई को -3 + 1, हाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी रखवा लो, सेकंड में भी देना। 3 2 6 हुआ, ये भी 6 हुआ, 6 + 6 12 और -12 0, सही है, यही आएगा। ठीक है ना। अभी तो आपको आज ही ये अच्छे से आ जाएगा कि एक्स और वाई निकालते कैसे हैं। ठीक है, ग्राफ से तो ठीक है, ये वैल्यू भी कैसे आ रही समझ में आ जाएगी। तो एक पॉइंट ए हो गया 2,3, बी हो गया -1,0 और सी पॉइंट हमारा हो गया 4,0। समझ में आया। तो इसमें वर्टेक्स पूछा था, बता दिए वर्टेक्स हमारे। इसी में एक पार्ट और पूछ लेते हैं। देखो अभी तो हम एनसीईआरटी बेसिस पे ये लेक्चर चल रहा है, ठीक है, कि भाई एनसीईआरटी सॉल्व कर लें पूरी। आपको पता है अभी तो मेरे पास बहुत टाइम रहेगा, हम अभी एक्स्ट्रा, अब देखो क्लास में भी 4 चैप्टर हो गए, तो अब हम करेंगे क्या, इन 4 चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन, समझ रहे हो। इसलिए तो पर्पज क्या है कि क्लास में ये ना करवाना पड़े, क्योंकि जो बच्चे पहले से एनरोलमेंट थे उनके अब वो फिर से टाइम पास करें, उसका तो कोई मतलब नहीं है। आपको मैं अलग से करवा दे रहा हूँ, इससे क्या है अब सब लोग बराबर हो जाओगे कुछ दिन बाद, फिर आराम से हम क्लास में खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका एक और क्वेश्चन आता है एरिया निकालने का, तो मैं बस डिस्कस ऐसे ही कर लेना और प्रैक्टिस हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर लेंगे। इस ट्राइंगल का हमें पता है एरिया जो होता है, अगर मुझे एरिया निकालना ही होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब आप बताओ इस ट्राइंगल का बेस इधर से इधर तक है, कितना बेस हो गया 3। अच्छा 4 - 3 चल रहा है तेरी, हम यूनिट में काउंट करते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट हो गया -1,0। फाइनली ये 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो बेस 5 होगा, हाफ इंटू 5। ठीक है, 4 - 1 नहीं करना है। ठीक है, हाइट हमारी ये है, तो हाइट कितनी है 3 है, कितनी है, तो 15/2 हो जाएगा। आया समझ। तो एरिया हम इस तरीके से निकालते हैं, अगर पूछता तो। फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं पूछा एरिया। अगर हाँ क्वेश्चन था हमारे स्कूल में कराया था, उसमें ट्रायंगल का बेस 3.6 आ रहा था, 3.6 आ रहा था, तो उन्होंने 2.6 लिया था, मतलब -1 से 3.6 तक आ रहा था, तो उन्होंने 2.6 लिया, तो आंसर सही आ रहा था। नहीं आंसर सही का मतलब नहीं है। तो हमें तो यूनिट काउंट करना होता है, सिंपल, हमें कोऑर्डिनेट से काउंट नहीं करना होता। अगर मुझे इसका बेस देखना है तो 1 2 3 4 यूनिट ये और 1 यूनिट इसको माना जाएगा, 5 यूनिट होगा, माइनस नहीं करेंगे। आंसर सही आना। देखो देखो मैं तो हमेशा बोलता हूँ पैसे इज्जत से भी कमाए जाते हैं और पैसे गर्दन काट के भी कमाए जा रहे हैं, चॉइस आपकी है। तो गलत तरीके से आंसर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। आंसर आ गया भाई जान, पता नहीं किस, मुझे नहीं पता किस तरीके का हो, लेकिन फिलहाल अगर ऐसा दे रखा है तो आप यूनिट काउंट करोगे, 4 - 1 नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप दिखाना, अगर कहीं नोट आउट कुछ कराओ स्कूल का तो मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें बता दूँ जो भी जहाँ भी था। कई बार क्या होता है ना कि हमारे समझने का तरीका गलत हो जाता है, तो आप मुझे दिखाओगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुई फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी उसमें हमें ग्राफिकल मेथड नहीं करना है, हमें एल्जेब्रिक मेथड सीखना है। और एल्जेब्रा में हमारे 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हमारा जो है, 3 होते थे पहले, अब हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आ रहा है सेकंड एक्सरसाइज में, वो आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, मतलब नाम ही इसका है सब्स्टिट्यूट करना, तो भाई सीधी बात है, जैसा भी सिखाया था ना, एक्स की वैल्यू रख दी दूसरे में या फिर वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो 1 2 कर लेते हैं, पता चल जाएगा कैसे होगा। देखो 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे ये है, बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, मैं रैंडमली उठाता हूँ सीधा 6 पार्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तुम्हारी, और वर्ड प्रॉब्लम तो है ही फिर बहुत सारे। तो आपका प्राइमरी फोकस पता क्या होना चाहिए कि आप एक्स और वाई निकालना सीख लें। क्योंकि देखो अगर आपको एक्स वाई निकालना आ गया, ठीक है, एक मैं करूंगा फिर एक आपको दूंगा और सब लोग ट्राई करना सॉल्व करने का, अगर आप सीख गए तो पता क्या आसान है, जो आगे की वर्ड प्रॉब्लम है ना उनमें फटाफट हम इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व आप होमवर्क में भी कर सकते हो। किसी चैप्टर में हमें कितना टाइम कहाँ देना, अगर हमें ये पता चल जाए तो काम हो जाए। कुछ बच्चे कैसे ही फंसे रहते हैं, एक्स वाई पे प्रैक्टिस करने में लगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम को एक एक लाइन पूरा आंसर निकालने में लगे हैं। नहीं, आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि एक्स वाई निकालने का हर टाइप का क्वेश्चन तुम कर लो। जब ये आ जाए ना तो वर्ड प्रॉब्लम में टेंशन नहीं लेनी है, पता क्या करना है,
उठाओ, मैं करूँ 50 वर्ड प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो 100 मिनट्स में कर सकते हो। कैसे? प्रॉब्लम पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, प्रॉब्लम पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, कि सॉल्व करना तुम्हें आता है। क्योंकि अगर वो इस फॉर्मेट में अगर आ गया क्वेश्चन तब तो कर लोगे ना। आई बस में, तो हमें एक्यूरेसी यहाँ लानी है। वर्ड प्रॉब्लम में तो इक्वेशन बनाते जाओ और चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं 6 पार्ट को, और अभी फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें दे रखी है आपको 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, ये 9x, 2 × 5 ये 10y इक्वल टू -2। तो ये आया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के यहाँ रख ली। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6, तो ये इधर पहुंच जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये और ये कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू आ गया 13। यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास देखो दो इक्वेशन है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, आपका मन करे यहाँ से x निकाल लो y के टर्म्स में और यहाँ पुट कर दो, ये भी सही है। आपका मन करे नहीं मैं तो यहाँ से x निकालूंगा यहाँ पुट करूंगा, ये भी सही है। आपका मन करे नहीं मैं x नहीं निकालूंगा मैं y निकालूंगा, तो y के लिए x के टर्म में निकालोगे, यहाँ पुट कर दो, यहाँ सही है। तो मतलब 4 तरीके हैं आपके पास करने के, कोई भी तरीका कर लो। अब आप मुझे बताओ देख के तुम्हें क्या लगता है किस इक्वेशन से क्या करूँ? इससे? हाँ, देखने में छोटा लग रहा है इसलिए। चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x निकाल लूँ। चलो तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात मान लो, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं और इस x के लिए को यहाँ पुट कर देंगे। उसी में पुट मत कर देना, जहाँ से निकाला वहीं पुट कर दिया, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू ये इधर गया 13 माइनस का 3y, तो x हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, 9x माइनस का 10y माइनस 12 है। इसको अगली स्लाइड में लिख लेता हूँ, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 है, और x की वैल्यू हमारी 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x रख देते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हमें x और y निकाल लेना। ठीक है, पहले तो y मिलेगा, चलो एलसीएम लेते हैं। तो 2 अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ से 2 तो 2 कट गया, सीधा से ये मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 9 कितना होता है 117 माइनस 9 इंटू 3 27y, और ये 2 इधर पहुँच गया माइनस का 20y इक्वल टू माइनस का 12। ये समझ में आया? तो ये हो गया माइनस का 47y, ये 1 से डिवाइड हुआ इसलिए 20 हो गया ना। क्या हो गया? यहाँ पे क्या दिक्कत आई देखो, अब 1 से डिवाइड करा 2 आया, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 20 आ गया। कोई स्टेप में डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? तो ये आपका 117, ये हो गया 47y इक्वल टू ये हो गया माइनस का 24। हाँ, 9 इंटू 2 क्यों नहीं करा? देखो 2 से 2 तो कट गया ना, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। फिर मतलब प्रोसेस क्या होता है, जब आप एलसीएम ले लेते हो तो इस नंबर से इसको डिवाइड करते हो, जो बचता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आया,
तो 1 का मल्टीप्लाई 9 में हो तो 9 ही रहेगा ना, तो 9 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो रहा है तो वो कर दिया गया है। आया समझ? वैसे भी तो कर सकते हैं, पहले एलसीएम लेने के पहले 170 माइनस 20। हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको इधर ले जाओ, तो माइनस का 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, ऐड करो कितना आ रहा है 11 4 141 माइनस का 47y डिवाइड करो, 3 आ जाएगा ना, माइनस माइनस कटेगा, y आ गया 3 के इक्वल, और x हमारा ये था, x कितना था 13 माइनस 3y अपॉन 2, क्लियर है? तो x आ गया 13 माइनस 3, y के लिए यहाँ 3 रख दो अपॉन 2x आ जाएगा, तो 2 आ गया, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 क्लियर हुआ? तो इस तरीके से x और y निकाला गया है, ठीक है। आप एक वेरिएबल के लिए दूसरे वेरिएबल में पुट करना है, ठीक है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, आपको आइडिया, एक आप लोग करोगे भी, पता आइडिया भी लग जाएगा किसको आगे इसमें। ये तो सेकंड तो सिंपल है, x और y यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पुट कर देना x और y, m मिल जाएगा। ये आपके पास 5 या 6 वर्ड प्रॉब्लम है इस वाली एक्सरसाइज में, तो एक आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं इक्वेशन बनवा दूंगा सारी इक्वेशन की। इसको ट्राई करना इक्वेशन बनाने इसकी। तो रूम नंबर 1 में करवा दो। अच्छा 1 में x, तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। अगर मैं 2 नंबर x और y ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने 2 नंबर मतलब x और y लिए, तो पहली कंडीशन क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, x इक्वल टू कितना 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 3y। अब सॉल्व करना है तो सबसे आसान ये दिख रहा है, x इक्वल टू कितना है 3y, यहाँ पुट कर दो, तो 3y इधर रखा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये आ गया 2y इक्वल टू 26, तो y कितना आ गया, तो ये तो आसान थी, y को यहाँ रख दोगे तो x कितना आ जाएगा, क्लियर हुआ? तो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है समझ में आया? अब जितने भी पार्ट हैं इसके, तो फटाफट हम इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व ऑफ होमवर्क में कर लेना एक्स और वाई कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले आपको ही मौका देता हूँ, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, पहले इक्वेशन आप ही लोग ट्राई करोगे, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलो पहले सेकंड और थर्ड पार्ट ट्राई करो तुम लोग। सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या बनेगी, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल सम 90 होता है, ठीक है। गेट लगा देना। देखो अब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक तो इसमें लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहा है, तो लेट कर लेता हूँ, फिर पहले ही लेट कर लिया सेकंड पार्ट में, लेट लार्जर एंगल भी एक्स, लेट लार्जर एंगल भी एक्स एंड स्मॉलर एंगल भी वाई, लार्जर एंगल एक्स है, स्मॉलर एंगल वाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा था, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इसकी बात कर रहे हैं, एक्सीड स्मॉलर वाई 18, यानी जो एक्स है वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ऐड कर दोगे, ये तो हम लोग सीख ही गए हैं।
ठीक है। और एक कंडीशन हमें खुद से पता है कि दोनों एंगल का सम होता है 180, तो ये दो कंडीशन हो जाएंगी। समझ में आया? अब आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लेना इसको, ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? अब अगर समझ में आ गया थर्ड पार्ट की इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। इसमें बैट और बॉल की बात हो रही है, तो अगर एक बैट की कॉस्ट हम x मान लें और एक बॉल की कॉस्ट हम y ले लें, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और दूसरी हो जाएगी 3x प्लस 5y, 5 बॉल है, इक्वल टू 17। समझ में आया? तो इन दोनों सॉल्व कर लेंगे। किसी से देखो पेपर में आ जाए, जब हमें सारे मेथड आते होंगे तो आप किसी से भी करो। अभी फिलहाल इसमें सेकंड एक्सरसाइज है तो आप ट्राई कर लो, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। पेपर में आप नहीं लिखा है कुछ, किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। कभी कभी ग्राफ वाले क्वेश्चन में बोल देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्म, मतलब शेप बताना है मेरे को उसमें, और वो ट्रेपेजियम बनता है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। समझ लो, पैरेलल साइड देख लेना कौन सी है, उनका सम कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी एक तो आपसे फिक्स चार्ज लिया जा रहा है और एक चार्ज लिया जा रहा है जितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके हिसाब से। और फिर बोला 10 किलोमीटर पे चलने पर आपको पे करना है 105 और 15 किलोमीटर में पे करना है 155। और फिर बोला व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्जेज पर किलोमीटर। तो मैंने क्या करा, फिक्स चार्ज को x मान लेता हूँ, लेट कर लिया, लेट फिक्स्ड चार्ज भी x, लेट फिक्स चार्ज भी x, और चार्ज पर किलोमीटर निकालो ना, मैं चार्ज पर किलोमीटर वो हम y लेते हैं। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या बन जाएगी। तो बोला है कि 10 किलोमीटर चलने पर आपको पे करना है 105 रुपये। तो देखो आप 10 किलोमीटर चले तो एक तो आप फिक्स चार्ज दोगे x और उसमें ऐड करोगे, आप 10 किलोमीटर जा रहे हो और चार्जेज पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना लग जाएगा, 10 इंटू वाई, 10y, और ये हो जाएगा 105 के इक्वल। फिर आप 15 किलोमीटर जा रहे हो, फिक्स चार्ज x हो गया, 15 किलोमीटर है 15y हो गया, और चार्ज पे कर रहे हो कितना 155। तो क्या इन दोनों सॉल्व करके हम x y निकाल लेंगे जब x और y आ जाए। तो इसमें एक और पार्ट है, वो एक पर्सन जो है वो कितना पे करेगा जब वो 25 किलोमीटर जाता है। तो लास्ट में जब चार्ज निकालना होगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो वो होगा x प्लस 25y। ठीक है, तो जो भी x और y यहाँ से आया होगा वो यहाँ पुट कर देना। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्वेश्चन के हिसाब से 10 किलोमीटर के लिए y को से मल्टीप्लाई करा और 25 को प्लस करा। कहाँ पे 25 को प्लस करा, x प्लस 25 है। फिफ्थ पार्ट ट्राई करें, इसको नोट करने के बाद इक्वेशन बनाओ इसकी फिफ्थ पार्ट की।
अच्छा आंसर इसका तो फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, एक तो आपको समझ में आ रहा है ये फिफ्थ पार्ट जो है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन पहले लेट कर लेना एक्स अपॉन वाई। जैसे आपको दिख जाए क्वेश्चन में फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो लेट कर लें, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। और अब अप्लाई करो कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया था, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 2 ऐड कर देना दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी 2 दोनों में ऐड कर दो, x में 2 ऐड कर दिया, y में 2 ऐड कर दिया, तो बोलो ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है, समझ में आया क्या। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड कर दो, तो x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल टू कितना 5/6। अब फ्रैक्शन निकालना, इसका मतलब है इस वाली कंडीशन से और इससे एक्स वाई निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, और जैसे ही एक्स और वाई आएगा तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। मान लो एक्स की 2 वैल्यू आ गई और वाई की 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, तो 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 में, और इसका 9 में मल्टीप्लाई हो गया y + 2 का, तो ये हो गया 11x प्लस का 22, 9y प्लस का 18, तो ये आएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू -4, या LHS में लिखोगे तो +4, ठीक है। ऐसे इसमें सिंप्लीफाई करो, 6 का मल्टीप्लाई करा x + 3 में और 5 का मल्टीप्लाई करा y + 3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 18, ये हो जाएगा 5y प्लस का 15, तो ये इधर पहुंचेगा 6x माइनस 5y, 18 करोगे माइनस तो -3, अब देखना पड़ेगा, याद तो नहीं है आंसर। ठीक है, पढ़ रहे हो आजकल तो, इस बार लग रहा है टॉप करने वाले तो अच्छी बात है। इस बार अब रिकॉर्ड बनाना है अगली बार का, समझ रहे हो, रेडी रखना है। इस बार एक लाया 98, तो अगली बार कम से कम 8-10 लोग ले आए 98%, समझ रहे हो। और हमने भी टारगेट बनाया कि 97, 98 इस तरीके से। सर 8-10 में ये सोच के चलो सारे बच्चे 98 में, ज़्यादा नहीं हो जाएगा ठीक है, ऐसा भी तो टारगेट दूँ सबको कि मतलब हाँ कुछ कर पाओ, नहीं तो जरा सबको सबके 98 आएंगे, सब लोग करोगे हैं। सर तुम तो बोली थी 98 सबके आने, अब क्या करेंगे पढ़ के, सर तो करवा ही देंगे कुछ ना कुछ 98 के लिए, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसमें से कुछ लोगों के आएंगे, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो 2 ही टारगेट, मतलब हमने कल सेट भी हम लोग कर रहे थे कि अगले साल का हमारा टारगेट क्या है। मतलब एक तो अगले साल का टारगेट हमने ये रखा है अपने लिए कि अभी इस बार जैसे 97 पॉइंट या 98 बोलूँ उसको, तो 98% जो है वो एक स्टूडेंट का आया, और शायद से 96 2-3-4 लोगों के आए हैं। तो ये जो रेंज है, अभी एक आया 98 वाला, तो अगले साल 5-6 लोग हैं 98 में हो, और 96 में जैसे 4-5 लोग हैं तो 10-12 लोग हों, समझ रहे हो, और 95 से ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हों, ठीक है। तो कहने लगे और अच्छा रिजल्ट आएगा, और जो 98 हाईएस्ट जा रहा है अगली बार 500 में 500 आ जाए किसी के, समझ रहे हो सकता है पॉसिबल, मेहनत करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, कितना 7 में नहीं आता आंसर, हाँ ठीक है, इसका भी यही आया था, ठीक है। 6 पार्ट देखो क्या है, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। बताओ क्या है, अल्फा माइनस
हाँ तो 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 बाई बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा दे रखा ना, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वो जो भी आए। चलो पहले इसको ट्राई करो, आप लोग अल्फा बीटा फोकस ना करें, आप इस पर फोकस करें। तो ऐसा है, मान लो देखो सुनो, मान लो अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 2, जो भी है स्क्वायर कर लेना, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है ये, और ये पहले से माइनस का 2 अल्फा बीटा है। अब तुम बोल रहे हो अल्फा बीटा तुम्हें दे रखा है, तो क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा? अल्फा माइनस बीटा पहले से अभी सिखाया है, एलिमिनेशन मेथड है सब्स्टिट्यूशन, अल्फा बीटा मिल जाएगा, फिर रख देना वैल्यू। सर स्कूल में उन्होंने अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दोनों दिया, उसको एलिमिनेशन मेथड की तरह रखा, ऊपर नीचे तो देखो ऐसा है, और सब्ट्रैक्ट करके फिर निकाला था। दो ऐसा है ना, एक्स और वाई किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मैंने लिखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर, अब मैंने भी तो बाद में इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करा ही ना कहीं, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हो गया, समझ रहे हो, मैंने इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब तुम माइनस कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हमें तो अल्टीमेट लॉजिक पता हो कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, वो अगर पता है फिर चाहे जो कर, अब जैसे किसी को पता है एक्स वाई में कैसे भी निकाल लूँ, एलिमिनेशन हो सब, अब कोई इसमें नहीं कह सकता ना सर उसने तो एक्स निकाला था, कोई मतलब नहीं है, तुम वाई निकाल लो, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आंसर आना चाहिए और आपका लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, किसी से भी करो। 5th 6 आया किसी के क्वेश्चंस की? तो प्रेजेंट एज निकाली थी, तो एक काम मैंने कह रहा, जैकोब की एज को एक्स मान लिया और उसके सन की एज को वाई मान लिया। जैकोब की एज हमने एक्स मान ली, प्रेजेंट एज है, ठीक है, और सन की एज उसकी वाई मान ली। अब देखो क्या बोला गया था हमसे, 5 ईयर हैंस का मतलब होता था आगे की बात हो रहा है, यानी 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल बाद दोनों में 5 5 ऐड कर दो, यानी x प्लस 5 और y प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या बोला था, जैकोब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई, तो जैकोब हो रहा है 3 टाइम्स। अब मैंने बोला ये बीच में आता है इक्वल, तो तुम्हें उल्टा करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको इधर ले जाओ, x माइनस 3y, 5 को यहाँ माइनस कर दो, 10 हो गया, फर्स्ट कंडीशन आ गई। आगे समझ में? अब दूसरी कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले दोनों माइनस कर दो, तो बोला है जैकोब जो है वो 7 टाइम्स है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, इसको इधर भेज दो, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 है, ये इधर प्लस का 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 30, ये आ गई सेकेंड कंडीशन। ऐसा भी होता है कि उसकी जो बड़े वाले की एज होती है उसको एक्स ही लेना होता है। नहीं कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट मेथड पे, ग्राफिकल सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, लास्ट हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो इस बार नाम ही इसका है एलिमिनेशन मेथड, तो सीधी सी बात है कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा, तो ये आपके ऊपर होगा, आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। तो एक मैं करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। पेपर में आप किसी भी मेथड से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर लिख के नहीं आया कुछ भी, मैक्सिमम टाइम लिख के नहीं आता है। जैसे देखो ये है, सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड, हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लिखा है, तुम तो एलिमिनेशन से कर लो, ठीक है। कोई एक पार्ट कर लेते हैं, बताओ कौन सा पार्ट करवा दूँ, तुम ही बता दो, वही करवा दूंगा। हाँ फ्रैक्शन है ना, 4th पार्ट इसलिए चलो 4th ही देख लो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 4th पार्ट देखो, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 है, और एक कंडीशन मेरे पास है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब जैसे ही आपने 4th बोला, इसका मतलब फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है आपको, तभी आपने 4th बोला है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन हटाते हैं एलसीएम लेके, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, ये 3 इधर पहुंच गया 3x, 2 इधर आ गया 4y इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये आ गई सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब दोनों 3x आ गए। ठीक है, चलो जो भी आए, अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आपकी दो इक्वेशन हो उनको ऊपर नीचे लिख लो। जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 और दूसरी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। नाम है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना होता है, या तो आप टारगेट करोगे x को या y को, एक ही को टारगेट करना है। अब अगर आपको सबस्ट्रैक्ट मतलब दोनों इक्वेशन को माइनस करना है या प्लस करना है तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। भाई एलिमिनेट कब होगा, जिसे मैं कहूँ 2 है, 2 कब गायब होगा, जब -2 दे दो इसको, 0 हो जाएगा ना। तो मुझे ये करना होता है कि x या y में किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने हैं। अच्छी बात ये है कि पहले से ही x के कोफिशिएंट क्या हैं, सेम है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ा। अच्छी बात हुई। अभी एक और क्वेश्चन करवा दूंगा मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, फिलहाल सेम है। कहाँ करने हैं? नहीं मतलब सीधा +3 है, बस सब्सट्रैक्ट करूंगा बस। सर ये कट जाएगा 3x। हाँ अब देखो, हाँ देख लेते हैं अभी। सुनो, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होता, सुनो मेरी बात, मान लो यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता, सेम नहीं है ना, तो सेम करना पड़ता। तो मैं अभी करवा दूंगा एक क्वेश्चन पूरा। अभी फिलहाल सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम आ गया तो दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब दोनों प्लस में है, मुझे हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, तब सब्सट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है, यानी प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। समझ में आई बात? तो देखो ये कट गया, 4 + 1 हो गया, देखो ये प्लस है 5y, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया -15, क्या y -3 आ गया। ठीक है, अब y की लो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो सपोज करो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x प्लस 4, y के लिए रख दो -3 इक्वल टू माइनस का 6, तो ये हो गया 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू माइनस का 6 हो गया प्लस का 12, 3x इक्वल टू आ गया कितना 6, x कितना रहा 2 आ रहा है। समझ में आया? अभी एलिमिनेशन का एक और मैं पूरा सॉल्व करूंगा जिसमें कोफिशिएंट सेम अगर नहीं हुआ तो करते कैसे हैं सेम। हमें सेम बनाना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर x के सेम करने तो सेम हो, 3 3 2 2 जो भी हो सेम। ठीक है, साइन चेंज करते हैं तो पूरी इक्वेशन साइन चेंज होगा। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, कितने 5 हैं, तो पहले तो इक्वेशन बनाते हैं और एक क्वेश्चन में और सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको पूरा। जैसे ये फर्स्ट देखते हैं इसका। अब ये फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, क्या सिखाया था? फ्रैक्शन में क्या करना है? सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन x/y लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओ, चलो ठीक है, फिर आगे काम करते हैं। लेट फ्रैक्शन भी x/y। अब पढ़ो लैंग्वेज में क्या क्या दे रखा है, करो अप्लाई। कौन सा? मतलब वो उतना हो गया, वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू ये होगी, सीधे तुम ये समझो। जैसे लिखा है ना फ्रैक्शन कहाँ है, रिड्यूसेस टू, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो गई है। समझ रहे हो? डॉन्टर में 1 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, मतलब कुछ नहीं। हाँ 0 ऐड कर दो, कुछ मत चेंज करो, x ही लिख दो।
ये 0 इंटू वाई लिख दी, क्या लिखा? मैं वो काट रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा था? फर्स्ट कंडीशन लिखा था वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और इसमें माइनस कर दिया, तो बोला ये 1/2 नहीं 1 हो रहा है। इट रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है 1 बन गई वैल्यू इसकी। ठीक है, समझ में आई पहली कंडीशन? दूसरी कंडीशन क्या बोला है? 1/2 हो जा रहा है फ्रैक्शन, लेकिन कब हो रहा है? ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं करा गया है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया गया। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इधर भेजा, इसको इधर कर दो, x माइनस वाई हो गया, 1 इधर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 हो गया। ये आ गई पहली कंडीशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये 2x आ गया इक्वल टू, ये इधर पहुंच गया y प्लस 1 आया, तो ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन। अब देखो, पहली कंडीशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरी कंडीशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये है फर्स्ट कंडीशन, ये है आपकी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब कोफिशिएंट सेम करते हैं और x का करते हैं सेम। हाँ सेम है, मैं लेकिन x का सेम करूँगा, जैसे क्लियरिटी है कैसे। यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे 2 है। सेम करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन में कर दो 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2x, ये 2y और ये माइनस का 4। सेकंड सेम रहने दो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब दोनों प्लस हैं तो सब्सट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन को, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस का 2y प्लस का y माइनस y, -4 -1 -5, क्या y 5 आ रहा है, 5/9 है, 5/3 और x 5 आ रहा है। अब y को 5 रख दो, x माइनस वाई हमारी पहली कंडीशन में कितना है? -2 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 5, तो x कितना आ गया? तो फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन हमारा है x अपॉन वाई। x हमारा 3 है, y हमारा 5 है, तो आंसर क्या आ गया? 3/5। समझ में आ गया? हाँ ऐड कर दे, उन्होंने क्यों सब्सट्रैक्ट कर दबा जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एज वाला भी आपने क्वेश्चन करा, ट्राई करो सेकंड पार्ट क्वेश्चन बनाने की। तुम तो डबल भी कर दे रहे सीधा माइंड में, ठीक है। तो अगर इसमें नूरी की एज को कर लिया तुम लोगों ने, करो करो। दूसरी इक्वेशन में गड़बड़ है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करें डबल, ये ऐसे लिखो गड़बड़ हो जाएगा ना, इधर ही 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाओ फिर ये आएगा ना, तो रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ हो रहा है। हो गया? तो अगर मैं नूरी की एज को x ले लूं और सोनू की एज को y ले लूं, तो क्या लिखा था? 5 years अगो, 5 साल पहले। तो नूरी की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू की क्या हो जाएगी? y माइनस 5। तो नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद, तो x प्लस 10
ठीक है, y प्लस 10, तो बोला था नूरी विल बी ट्वाइस, तो डबल कर दो यहाँ, बस अब इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा। इसलिए बोल रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या इक्वेशन बना लो, आपको सॉल्व करना से एक बार अच्छे सीखना है। मैं करूँ 4-5 कॉम्प्लेक्स टाइप की कंडीशन सॉल्व करके देख लो, ठीक है। फ्रैक्शन में मैंने इसलिए फ्रैक्शन वाला सॉल्व करवा दिया, फ्रैक्शन का समझ में आ गया तो फिर बाकी चीज़ आसान हो जाती हैं। सब करेंगे, पेशेंस, ठीक है। अब देखो एक ही दिन में पूरा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता ना, सब करवाएंगे, तो परेशान क्यों, हमारे सारा डेटा है हमारे पास, समझ रहे हो। अब क्लास में करेंगे क्या, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो होगी कल से, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सब कवर हो जाएगा। तो उसमें क्या लिखा है, पहले आप लोग देखो 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन कैसे होता है। वो होगा ना डिफरेंस वाला पे हमें अगर जो 2 वाला बोले नंबर अलग होगा रिवर्स वाले में डिफरेंस वाले में जो अलग अलग बोल गया ना कॉन्सेप्ट है दोनों क्वेश्चन में 10x प्लस वाई वाला लगेगा इसमें। ये सर देखो 2 डिजिट नंबर का, जैसे मैंने बोला फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत ही x/y लेट कर लो, और 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर होता है, लेकिन कैसे होता है वो समझ लो। जैसे एक नंबर 23 है, 2 डिजिट नंबर है, इसको आप क्या लिख सकते हो डिजिट के फॉर्म में, 10 इंटू 2 प्लस 3 आ जाएगा 23। हम लोग ये पढ़ते हैं ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखो, तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हुआ और यूनिट डिजिट ऐड हुई है। तो पेपर में आपको क्या करना होता है, जो नंबर फाइंड आउट करना होता है 2 डिजिट नंबर बेस, सबसे पहले तो आपको काम करना है, लेट करना है कि टेंस डिजिट आपकी x है और यूनिट डिजिट आपकी y है। भाई 2 लेट करना, आप किसी को भी x y ले सकते हो, फिलहाल मैंने टेंस डिजिट को x लिया है और यूनिट डिजिट को y लिया है। तो जो नंबर है, नंबर का फॉर्मेट क्या हो रहा है, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं नंबर लिखूँ, ये डिजिट्स हैं, नंबर की बात करूंगा तो नंबर मेरा होगा 10 का मल्टीप्लाई होगा x में यानी 10x और ऐड होगा उसका यूनिट डिजिट। क्या बात समझ में आ गई। अब याद भी रख सकते हो कि नंबर हम 10x प्लस वाई लेते हैं अगर टेंस डिजिट x है। अगर किसी ने मान लो यूनिट डिजिट को x लिया तो उसका 10y प्लस x हो जाएगा। फिर वो तुम्हारे ऊपर ध्यान क्या रखना है, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब तुम चाहे किसी को x और y लो। अब अगर क्वेश्चन में डिजिट की बात करेगा तो डिजिट एक्स वाई है, ठीक है। अगर कोई नंबर की बात करेगा तो नंबर 10x प्लस वाई, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मान लो इसमें लिखा है सम ऑफ द डिजिट, तो डिजिट पे फोकस करिए, नंबर पे फोकस नहीं करना है। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, उसमें जो डिजिट है उनका सम है 9। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ, क्या बोल रहे हो। हाँ देखो यही गलती होती है, 10x प्लस वाई समथिंग बोलने लगते हैं। ये नंबर है, यहाँ डिजिट की बात कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स x y हैं, तो x प्लस वाई है 9 के इक्वल, ये है पहली कंडीशन। वो तो ये 2 डिजिट नंबर लिखा है कि 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, लेकिन मेन तो है 2 डिजिट ना, आया समझ में। फिर क्या बोला है सेकंड कंडीशन में, ये तो फर्स्ट हो गई।
अरे एटी क्यू लिख देता हूँ ना, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो सेकंड कंडीशन है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर अब नंबर की बात हो रही है, नंबर ये है तो नंबर में कर दिया 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, यानी इक्वल टू का साइन लगा दो, कुछ कंडीशन आ रही है। ट्वाइस मतलब डबल करना है, किस में डबल करना है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब रिवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे 23 है तो 32 हो जाए तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी जो x और y है वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। तो जब भी नंबर रिवर्स करने की बात करें तो यहाँ पे 10x प्लस वाई, तो कितना होना चाहिए यहाँ 10y प्लस x। समझ में आ गई बात, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, 2x यहाँ माइनस कर दो 88x आ जाएगा, ये इधर माइनस कर दो 11y हो जाएगा, दोनों में 11 से डिवाइड हो रहा तो 8x इक्वल टू y आ गया। अब आप सॉल्व कर लेना, इसमें दोनों बहुत आसान सी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से तुम्हारा y इक्वल टू 8x आ गया है। आया समझ में? बनाओ इसकी इक्वेशन। इस वाले क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम? हो गया x प्लस वाई 25, ठीक है। देखो इसमें बोला हाउ मेनी नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, तो हमने 50 रुपीज़ नोट हमने x ले ली। देखो पहले तो समझो, मान लो मेरे पास 100 रुपये का नोट है और मेरे पास ऐसे 10 नोट हैं, तो मैं यही तो बोलूँगा मेरे पास 1000 रुपये है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नोट की वैल्यू है वो, और कितने नोट हैं तुम्हारे पास। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपीज़ नोट है और 100 रुपीज़ नोट है, तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया 50 रुपीज़ के मैंने x नोट मान लिए और 100 रुपीज़ के मैंने y नोट ले लिए, ठीक है। तो लिखा था मीना गॉट 25 नोट, तो इसका मतलब है दोनों ऐड करना होगा। तो पहली कंडीशन एक आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 25, और जो उसने विदड्रॉ करा है उसमें टोटल 2000 अमाउंट विदड्रॉ करा है। अब सीधी बात है, अगर 2000 विदड्रॉ हुआ है तो कैसे हो रहा होगा, कैसे माइनस, कुछ भी, अच्छा बैंक के अकाउंट से माइनस हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल 2000 रुपये विदड्रॉ हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। तो उसमें टोटल आपके पास दे रखा है 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं। तो 50 रुपये का नोट है और हमारे पास नोट हैं कितने, x, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, मैंने बोला था, प्लस 100 रुपीज़ का नोट है और कितने नोट हैं, y, तो यही तो टोटल वैल्यू जो है वो 2000 रुपये के बराबर आएगी। आई बात समझ में? ये नहीं पूछ रहा कि बैंक में कितना बच्चा खाते हैं, ठीक है। 2000 रुपये निकाल लिए तो बैंक में बताओ कितना अमाउंट है, अब कौन बताएगा भाई इसको, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सेकंड कंडीशन, इनको सॉल्व कर लेना। आसान करने के लिए ये 50 से डिवाइड हो रहा तो आसान हो जाएगी इक्वेशन। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 50 से डिवाइड करें इसको तो ये x हो जाएगा, 2y हो जाएगा 40। तो ये है एक्चुअल में अब सेकंड कंडीशन, ये थर्ड बोल दूं जो भी है। तो इसको और इसको हम सॉल्व कर देंगे, किसी से भी कर लो।
समझ में आया? फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आंसर शायद 15-10 ऐसे ही आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लो। क्या क्वेश्चन देखना है? चलिए देखो, ट्राई करो लास्ट वाला क्या है। तो इसमें फिक्स चार्ज की बात हो रही है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे की बात हो रही है, ठीक है। तो एक काम करा, लेट कर लिया मैंने, लेट फिक्स चार्ज भी एक्स, और फिक्स चार्ज भी जो है ना वो 3 दिन का है। देखो यहाँ पे लिखा है लर्निंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो 3 दिन का है मतलब फिक्स चार्ज। ये जो है फिक्स चार्ज जो है वो हमने एक्स ले लिया, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वाई ले लिया। ठीक है, ये कर लेट करा हमने, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला, इसमें लिखा सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन का जो चार्ज है वो 27 रुपीज़ है। अब हमें पता है जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज एक्स है, और वो भी 3 दिन का है। तो एक्स हमने दे दिया, यानी कि 3 दिन का चार्ज दे दिया। अब कितने दिन बचे हमारे पास? 4। और हर दिन का चार्ज एक्स्ट्रा देना है वाई, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा। कितना रुपीज़ पे करना है? 27, फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया? दूसरी कंडीशन में बोला है सुशी जो है वो 21 रुपीज़ पे करती है 5 डेज के लिए, तो 5 दिन के लिए पे कर रही है। एक एक्स लिया यानी 3 दिन का चार्ज चला गया, बचे कितने? 2, तो 2 वाई। कितना पे कर रहा है? 21। बस सॉल्व कर दो, एक्स वाई निकाल लो। क्योंकि फिक्स चार्ज हमने जो लिया, ये कह सकते हो ब्रैकेट में लिख दो 3 डेज का है ये फिक्स चार्ज, क्योंकि शुरुआत में लिखा था ना फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी फिक्स चार्ज जो दिया गया है लाइब्रेरी में वो 3 दिन का फिक्स करा गया है, तो वो 3 दिन का ही है फिक्स चार्ज एक्स, वो 1 दिन का नहीं है। अगर किसी ने फिक्स चार्ज को 1 दिन का माना है तो उसको फिर इधर 3x लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऐसा है ही नहीं भाई, फिक्स तो चीज़ कंबाइंड है ना। मैं कहूँगा 100 रुपये जमा कर दो, बाकी देखते रहेंगे, पर डे के अकॉर्डिंग लगाते रहेंगे। फिर 100 रुपये जमा करिए आप लोग, समझ रहे हो? पार्टी करनी है, 100 रुपये लेके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आगे देख लेंगे, जितना जो खाएगा उस हिसाब से कर लेंगे काम, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। अब चलो, ये तो चैप्टर हमारा पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सॉल्व करके दिखाओ अभी, ठीक है। किसी भी मेथड से एक्स और वाई निकाल दो, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपको x और y फाइंड आउट करना है।
y इक्वल टू 2 पता मतलब मैं तो रैंडमली दिया, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर क्या है। निकालेंगे। फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रैक्शन? बड़ा खतरनाक आ गया। अजीब से प्राइम नंबर आ रहे प्राइम नंबर 2/17 y के लिए 24/17। कर लो क्रॉस चेक, फिर सॉल्व करता हूँ मैं, देखते हैं क्या है। फ्रैक्शन में आ रहा है, x कितना आ रहा है? किसका क्या है x? तो 24/17 x है। और किसी का आ रहा है कि 24/17? अरे सिर्फ 24 है, 24/17। देखो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूं तो सपोज करो x का कोफिशिएंट मैं सेम कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 12। तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से। तो चलो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 × 3 12, 4 × 8 4 × 4 16। 3 का मल्टीप्लाई करो, 12x + 9y = 18। अब दोनों प्लस के हैं तो सब्सट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन को, ये कट गया। 8 और 9 ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस है ना, तो माइनस का 17 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? -2 ना, 2 कट गया, y आया 2/17। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 2y = 4। 3x - 2 y की 2/17 = 4। 3x - 4/17 = 4। सही है ना? तो 3x क्या आ जाएगा? 4, ये इधर ऐड हो गया। सर रेसिप्रोकल आल्सो केस में होता है फ्रैक्शन में। कैसा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का कब होता है? जब वो एलएचएस से आरएचएस में जाता है। वो तो मल्टीप्लाई में होता है तब डिवाइड में जाता है ना, ये तो प्लस में था। तो 17 अगर एलसीएम लिया तो 17 × 4 कितना होता है? 68। 68 + 4 कितना हो जाएगा? 72। 3x, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 72/17 और 3 डिवाइड में आ गया, 3 से कट रहा है, 24 आ जाएगा, 24/17 आएगा। तुम्हारा आएगा? एक्स की वैल्यू कैंसिल कर लो, देख लो। हाँ ये एलिमिनेशन मेथड से एक्स की वैल्यू से आ रही है, वाई की पता नहीं। ठीक है, तो फाइनली समझ में आ गया चैप्टर। चलो, उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो। साथ ही साथ आप मुझसे लाइव क्लास के थ्रू सीखना चाहते हो तो एक बैच चलता है, टॉपर बैच क्लास 10 का, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चाहो तो वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी, उस पर आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो। उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस होती है जैसे ऑफलाइन में होती है ना, उसी के साथ आपकी भी क्लासेस होती हैं। डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में सॉल्व करवाता हूँ, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मतलब इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कोई बुक की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी जो कॉस्ट बेटा वो है ₹999, यानी पूरे साल की कॉस्ट, यानी जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चलेगा तब तक तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अक्टूबर में मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा और बैच की एक्सेस तब भी तुम्हारे पास रहेगी, तुम आराम से पढ़ाई एंड तक कर सकते हो। हाँ, लाइव क्लासेस जो है अक्टूबर में एंड हो जाएंगी। अच्छा, साथ के साथ मैं एक आपको कोड देता हूँ, एक कोड लगा लेना A4S789, ये कोड लगा लेना। इसमें आपको कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये आज या कल के लिए वैलिड रहे, तो आप कोड लगा लेना A4S789, तो आपको और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करो। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।